आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एकदम पूरा अपना कंसंट्रेशन ध्यान लगा दे बेटा। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल, नीट जैसा एग्जाम, जेई जैसा एग्जाम, भरपेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नॉट ओनली दिस, कई बच्चों को अभी तक ये कंसेप्ट समझ ही नहीं आया जो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से याद दिला रहे, ध्यान से सुनना। आपको हम पढ़ाए थे बेटा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसका दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट पुराना कंसेप्ट है जो लेविस दिया था, और क्या बोला था उसके मुताबिक, सिंपल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है? यही पढ़े थे ना? हाँ। और एक हमारे पास नया कंसेप्ट है। नया कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? बोलो। क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है सर। और ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? फिलहाल आप क्वांटम नंबर से ही काम चला। और यहां आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड करके हमारे पास दो थ्योरी है। ईवीटी, एमओटी। याद आया? हाँ सर। और इनमें से ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? हाँ सर। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। समझे क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अब कुछ बात बताने जाएंगे। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो। क्या बेटा इससे पहले लाइफ में कभी भी आप लोग मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी पढ़े हैं? नहीं सर। नहीं, है ना? और अगर नहीं पढ़े तो इसका मतलब आज जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो क्या होगा? फंडामेंटल। फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब याद करना। याद रखना। अगर ये याद रखोगे बेटा तो देखना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अभी जो कुछ भी बताने जा रहे हैं उसको आप ये समझ के चलो कि ये सब रूल्स है, नियम है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या है? ध्यान से सुनो। आपको पहले क्या पढ़ाए थे, एक बार इंट्रोडक्शन समझाएंगे वो सुनो। आपको हम पहले ये पढ़ाए थे कि अगर एटॉमिक और ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाए तो वहां पर, ये वीबीटी में पढ़े थे, वीबीटी में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एटॉमिक और ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप कर जाए तो वहां पर बॉन्ड बनेगा, या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ सर। है ना? आपसे कहा गया था कि अगर ये ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर ये ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड। जैसे कि हम लोग बात किए थे, ये ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग है और ये ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग है। तो इसके वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, और इसके वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। याद है यहाँ तक की बात बेटा? हाँ सर। अब आपके सामने एक नया, अच्छा एक और भी चीज हम पढ़ाए थे आपको कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या हुआ बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। ओवरलैप। अगर मिक्स कर जाए तो ये बनेगा, क्या याद आ रहा? देखो तो। हाँ सर। व्हाट इज एचओ? व्हाट इज एचओ? व्हाट इज एचओ? सर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, है ना? तो अगर एटॉमिक, क्या बोले थे कि अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर जाए तो वहां पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होगा। उसी तरीके से एक s एक और p मिक्स हो जाए तो sp2। sp2। है ना? ये पढ़े थे बेटा? हाँ सर। तो सुन ध्यान से, फिर से बात सुन। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर जाए तो जो ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और वही एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप कर जाए तो अब उसका नया नाम सुन लो। बोलो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाट इज फंडामेंटल बात समझ में आया बेटा? हाँ सर। एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स करेगा उससे जो भी ऑर्बिटल तैयार होगा उस ऑर्बिटल का नाम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन अगर वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स ना करे, ओवरलैप कर जाए, तो वहां जो ऑर्बिटल तैयार होगा उस ऑर्बिटल का नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। एम आई क्लियर? यस सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। यस सर। चलिए अब देखो,
यहां पर एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं LCAO, फुल फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब सुनो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को दो कैटेगरी में डाला गया, ध्यान से सुनना बेटा, दो कैटेगरी में डाला गया। कहा गया क्या अगर ओवरलैपिंग सेम फेज में होगा और अगर ओवरलैपिंग ऑपोजिट फेज में होगा तो क्या होगा। या दो तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि ओवरलैपिंग सेम फेज में होगा और ओवरलैपिंग ऑपोजिट फेज में होगा। तो ओवरलैपिंग किसका हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल का। हाँ सर। तो बनेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ सर। यहाँ पे भी बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जो ओवरलैपिंग सेम फेज, अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये सेम फेज ऑपोजिट फेज का चक्कर समझ में नहीं आ रहा, तो इसका भी फंडामेंटल के तौर पे होल्ड पे डाल दो। फिलहाल इतना याद रखो कि अगर ओवरलैपिंग सेम फेज में हुआ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, अगर ऑपोजिट में भी हुआ तो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन अगर वो सेम फेज में ओवरलैपिंग किया तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होगा BMO, और अगर ऑपोजिट में ओवरलैप किया तो उसका नाम होगा ABMO। अब फुल फॉर्म सुन लो, इसका फुल फॉर्म है सेम फेज में ओवरलैपिंग को कहा गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऑपोजिट फेज वाले को कहा गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझा बेटा बात। हाँ सर। तो आपको क्या याद रखना है, फिर से रिपीट कर रहे, इतना बस याद रखना कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये ओवरलैपिंग दो तरीके से मुमकिन है, सेम फेज में और ऑपोजिट फेज में। सेम फेज की वजह से जो ऑर्बिटल तैयार होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किस नाम से पुकारेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। और ऑपोजिट फेज वाले को किस नाम से पुकारेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ तक का बात क्लियर है बेटा। हाँ सर। अब आगे सुनो, ये भी याद रखना कि BMO का एक और नाम है HOMO। अब इसका फुल फॉर्म क्या याद रखोगे, इसका फुल फॉर्म है हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक और नाम आपको याद रखना है कि सेम फेज का जो ओवरलैपिंग होगा उससे जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम होगा BMO या HOMO, और ऑपोजिट फेज वाले का जो होगा उसका नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या उसका नाम होगा LUMO। अब ये LUMO का फुल फॉर्म सुन लो, हाईली का ऑपोजिट लोली, लोली LOLY लोली। ऑक्युपाइड का ऑपोजिट वेकेंट। अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो तो नाम ठीक उसका ऑपोजिट है। बॉन्डिंग का ऑपोजिट हो गया एंटी बॉन्डिंग, और हाईली ऑक्युपाइड का ऑपोजिट हो गया लोली अनऑक्युपाइड। हाँ सर। हाँ सर। इतनी सी बात आपको याद रखना, यहाँ तक क्लियर है बेटा लोग। हाँ सर। आगे बढ़े, यस सर। चलिए अब अगला सुनो। अब देखो AOMO, अब समझना यार, एक आपको चार्ट बना कर दे रही है, ये चार्ट ऑलरेडी आपके नोट्स पे दिया हुआ है। अब इस चार्ट का इस्तेमाल क्या होगा और इस चार्ट को कैसे क्या पढ़ना समझना वो सुनो। अगर हम 1s लिखते हैं और 1s लिखते हैं तो इसका मतलब ये समझेंगे कि 1s के साथ 1s ओवरलैप कर रहा है ना। एक बार फिर से याद दिला दे बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल s होता है, p होता है, d होता है, f है ना। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, सो याद है ना। जी हाँ सर। तो अगर यहाँ 1s लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब होगा फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल। बात करो। हाँ सर। हाँ सर। है ना, 1s का मतलब क्या समझेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट का एस s ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1s और 1s के साथ ओवरलैपिंग कराओ उसका रिजल्ट क्या होगा, तब रिजल्ट सुनो।
पाई एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर बनेगा तो दो तरीके से बनेगा, बीएमओ बनेगा और एबीएमओ बनेगा। हाँ अब लिखने का तरीका आपको ध्यान देना। सबसे पहले एक बात बताओ, आप लोग बताना बेटा, एस और एस का ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई? सिग्मा। सिग्मा। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है, कि अगर 1s और 1s को ओवरलैप करेंगे तो बनेगा सिग्मा 1s। लैंग्वेज पे ध्यान दो, सिग्मा मतलब आपको बताया जा रहा है कि सिग्मा बॉन्ड बना, और सिग्मा बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से बना, तो 1s के ओवरलैपिंग से बना। तो लिखेंगे कैसे, सिग्मा 1s। ये हाँ किसका सर। सिंबल हुआ, ये बीएमओ का सिंबल हुआ। हाँ सर। समझ रहा बात? हाँ हाँ सर। अब आगे सुनो, अगर बीएमओ का सिंबल हुआ सिग्मा 1s तो एबीएमओ का सिंबल देख क्या होगा, क्रॉस। सिग्मा स्टार 1s। हाँ ठीक है सर। यानी कि जो बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिंबल हम लोग लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग का भी वही लिखेंगे, लेकिन स्टार स्टार मार्क मार्क, एस्टेरिक मार्क दे देंगे। समझे बात? हाँ सर। फाइन। अब आगे सुनो, उसी तरीके से अगर कहा जाए 2s के साथ 2s का ओवरलैपिंग हुआ तो तो क्या पाई बनेगा, तो आप बोलोगे सिग्मा 2s। पाई कैसे बेटा, एस और एस में तो ओ सिग्मा सॉरी बनता है, सर, सॉरी सर, सिग्मा सिग्मा, सॉरी सर। ये होगा ना। तो लिखने हाँ का सर। तरीका सर। पे ध्यान दो, क्या लिखेंगे, 2s और 2s के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s। सिग्मा टू एस। और यहाँ पर क्या सिग्मा, लिखेंगे, सिग्मा स्टार टू सिग्मा एस। 2s स्टार। सिग्मा स्टार 2s। आया लैंग्वेज समझ में? हाँ हाँ सर। अब आगे का लैंग्वेज ध्यान से देखना। अब अगर आपसे कहा जाए 2px के साथ 2px का ओवरलैपिंग करो, या आपसे कहा जाए 2py के साथ 2py का ओवरलैपिंग करो, या अगर आपसे कहा जाए 2pz के साथ 2pz का ओवरलैपिंग करो। तो हम लोगों को तो पता है भाई कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होगा, px py pz। याद आया हाँ ये बात? हाँ सर। है हाँ ना? सर। पढ़े, याद है ना कि हमारे पास हाँ ऑर्बिटल सर। के तौर पे px py pz है। हाँ अब इसमें सर। इंटरेस्टिंग मैटर क्या देखने को मिला वो देखो, देखा गया है कि 2px और 2px को जब ओवरलैप करते तो बनता पाई 2px। तो यहाँ क्या बन जाएगा, पाई स्टार 2px। हाँ 2py सर। 2py को जब किए तो बना पाई 2py, और यहाँ क्या बन जाएगा, पाई पाई स्टार स्टार टू 2py। और 2pz को जब ओवरलैप किए तो बन गया सिग्मा 2pz, और यहाँ बन गया सिग्मा सिग्मा। स्टार 2pz। अब आखिरी के 3 पे ध्यान दो, पहला 2 तो क्लियर है। क्या क्लियर है कि हाँ सर पहला 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को पता है अगर एस का ओवरलैपिंग होगा तो वो हमेशा सिग्मा ही बनाएगा, इसलिए 1s से सिग्मा 1s बना, 2s से सिग्मा 2s बना। लेकिन जब p की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि p सिग्मा भी बना सकता है और p पाई भी बना सकता है। तो देखो यहाँ पाई भी बनाया और सिग्मा भी बनाया। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाएगा कि ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पर पाई और P जो सिग्मा है दोनों। वो सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है, दोनों बनाया। लेकिन यहाँ से एक सवाल खड़ा ये होगा कि Z ही सिग्मा क्यों बनाया, Y वाला सिग्मा क्यों नहीं बनाया, X वाला सिग्मा क्यों नहीं बनाया? एक सवाल ये खड़ा होगा, उसका जवाब क्या होगा वो बताएंगे। दूसरा सवाल ये खड़ा होगा कि 3 ओवरलैपिंग में सिग्मा एक ही बना, बाकी पाई क्यों बना? तो पहले दूसरे सवाल का जवाब देख लेते हैं। क्या आपको याद है कि अगर मेरे पास एक बॉन्ड बनेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 हाँ बॉन्ड सर। बनेगा तो एक सिग्मा एक पाई हाँ होगा, और अगर हाँ सर। 3 बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा दो पाई। 2 पाई होगा। यही है ना कंसेप्ट? हाँ सर। इसका मतलब सिग्मा तो एक से ज्यादा बनेगा ही नहीं। हाँ सर। उस हिसाब से ठीक है भाई कि एक सिग्मा बना, और ये दो पाई पाई। बन गया, ये पाई बन गया, तो चलो इसका जवाब तो मिल गया। लेकिन सवाल अब भी एक खड़ा होता है कि ठीक है सिग्मा तो एक ही बनेगा, लेकिन जेड ही क्यों बनाया? वाई भी तो बना सकता था सिग्मा, एक्स भी सिग्मा बना सकता है। तो अब इसका जवाब देने जा रहा है, ध्यान से सुनना। तो इसका जवाब आपको ये याद रखना है कि आयुपेक, जानते हैं आयुपेक का नाम सुने बेटा? हाँ सर। हाँ सर। क्या है ये? सर फुल फॉर्म भूल गए। सुनो, आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, जो पूरे हाँ दुनिया में केमिस्ट्री में जो भी काम होता है उस पे इसका नजर होता है।
केमिस्ट्री में किसी भी चीज को तब तक हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे जब तक आईयूपीएक उसको बोलेगा कि हाँ ये ठीक है या गलत है। बात समझ में आ रहा? किसी हाँ, का भी बोल देने से केमिस्ट्री का नियम में बदलाव नहीं होगा जब तक कि आईयूपीएक नहीं बोलेगा। तो आईयूपीएक जो होता है वो पूरे वर्ल्ड का केमिस्ट्री का पढ़ाई को कंट्रोल करता है। तो आईयूपीएक क्या नियम बनाया वो सुन और बात करते रहना। अब थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पे चलते हैं। तो बोल बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के मुताबिक जब हम लोग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़े थे तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ये बोला था कि माइन्यूट पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते। हाँ सर। याद आ रहा कुछ? हाइजेनबर्ग का ये कहना था कि किसी भी माइन्यूट पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं पता कर सकते। अगर पता करेंगे तो वो सर्टेन नहीं होगा, वो अनसर्टेन होगा। तभी इस प्रिंसिपल का नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। याद आया कुछ? हाँ हाँ सर। सर। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन माइन्यूट पार्टिकल है तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग को नहीं पता है। तो इसीलिए हम लोग एक नया कंसेप्ट को लेकर आए जिसका नाम पड़ा ऑर्बिटल, जो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इसका यही मतलब हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं है, हाँ तभी तो सर। उसको ढूंढने का हम लोग संभावना, चांसेस, प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि कहाँ मिल सकता है ये। तो हाइजेनबर्ग के कंसेप्ट के बाद ही ये ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म होकर के ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ गया। और ऑर्बिटल का कंसेप्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बताना मुश्किल है। यहाँ तक अग्री है बेटा? हाँ सर। हाँ अब एक सर। सवाल का जवाब दो कि न्यूक्लियस छोटा होता है कि बड़ा होता है, माइन्यूट है कि मैक्रो है, माइक्रो है कि मैक्रो है? बोल। सर माइन्यूट है। माइन्यूट है, छोटा पार्टिकल है ना। तो इसका हाँ। मतलब न्यूक्लियस का भी एग्जैक्ट पोजीशन अपने को नहीं पता है। हाँ सर। हाँ सर। आईयूपीएक एक बोला कि एक काम करो, हम लोग का पढ़ाई में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मायने रखता है, न्यूक्लियस नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन का पाने का पोजीशन कहाँ है, उसके हिसाब से ऑर्बिटल पे बात करेंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। लेकिन आईयूपीएक ये बोला कि न्यूक्लियस का पोजीशन को फिक्स कर दो, उसके पीछे मत दिमाग खराब करो। तो आईयूपीएक क्या किया? न्यूक्लियस का जो पोजीशन है बेटा उसको फिक्स कर दिया। और कहाँ पे फिक्स किया न्यूक्लियस का पोजीशन को? न्यूक्लियस का पोजीशन को फिक्स कर दिया जेड एक्सिस पे। कहाँ पे फिक्स किया बेटा? जेड जेड एक्सिस। एक्सिस। ये फंडामेंटल याद कर लो। और जेड एक्सिस को नाम दिया गया न्यूक्लियर एक्सिस। जेड एक्सिस को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो अब एक आपके पास नियम के मुताबिक एक चीज याद रखना है कि जो न्यूक्लियस होगा वो हमेशा कहाँ पाया जाएगा बेटा? जेड एक्सिस में पाया जाएगा। यहाँ तक ओके है? हाँ सर। अब आप कुछ डायग्राम देखते हैं, आओ ध्यान से देखना बेटा। हाँ, ये 3D डायग्राम बना रहे हैं। मान लो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मतलब ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। एक्सिस समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। बात करते रहिए, हाँ बात करते रहिए। एक्सिस ठीक है। अब बोलते हो बेटा ये जो बना है इसका नाम क्या है? डंबल। नाम बोल, नाम। सर पीएक्स डंबल। वेरी गुड, इसका नाम पीएक्स। हाँ सर। इसका नाम बोल। सर पीएक्स। इसका पीएक्स। पीएक्स। अच्छा, इसका नाम बोल। पीवाई। पीवाई। पीवाई, पीवाई। है ना? हाँ हाँ सर। सर। और इसका नाम बोल। पीजेड। पीजेड। और मान लेते हैं कि ये मेरा जेड एक्सिस पे यहाँ न्यूक्लियस बैठा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा हुआ है। तो हाँ यहाँ तक का डायग्राम समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। अब सोच दो एटम का न्यूक्लियस आमने सामने है ना। हाँ आप सर। याद हाँ करो सर। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कैसे पढ़े थे? बट इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे, याद है? हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों नजदीक आएगा, रिपेल करेगा। है ना, रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी नजदीक आएगा। और जो जितने दूरी पे आके बॉन्ड बनाएगा उस दूरी का नाम बॉन्ड लेंथ, याद है? बॉन्ड लेंथ। हाँ सर। यानी बॉन्ड बनाने के लिए दोनों न्यूक्लियस को एक लाइन में होना चाहिए। हाँ सर। क्लियर है बात?
देखो हाँ तो सर। यहाँ पे क्या दोनों न्यूक्लियस एक लाइन में है? नहीं सर। नहीं है। है कैसे नहीं है सर। बे? हाँ सर, एक लाइन में। एक ही लाइन में आमने सामने है ना। हाँ हाँ सर। अब सर। अगर इसको बॉन्ड बनाना तो इसको इस तरफ बढ़ना होगा और इसको इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। चला गया। ठीक है ये। हाँ हाँ सर। सर। अब समझना। तो अगर बॉन्ड बनाना तो क्या होना चाहिए बेटा? ये इस तरफ जाना चाहिए और ये इस तरफ जाना चाहिए। हाँ सर। होगा। हाँ अब सर। थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान देना। जब दोनों एक दूसरे के साथ करीब आ जाएगा और करीब आने के बाद ओवरलैपिंग शुरू होगा, तो ध्यान से देख करके देख, तो फिर से देखना बेटा। क्या एक्स का ओवरलैपिंग ऐसे होगा? चेक कर। हाँ सर। बात कर, नहीं समझ में आएगा हाँ फिर से सर। बोलेंगे, बोल। होगा। है ना। हाँ सर। फिर से देख। एक्स है ना भाई, तो एक्स का ओवरलैपिंग कैसे होगा? इधर वाला और इधर वाला ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। हाँ हाँ सर। इसका सर। मतलब यहाँ पे px के साथ जब px ओवरलैपिंग किया, तो डायग्राम देख करके बोल, तो इस ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो देख तो px px में पाई बना कि नहीं बना? हाँ सर। है ना। हाँ सर। अब आओ y को पकड़ते हैं, y को पकड़ते हैं। कौन सा रंग है हमारा y? रेड। रेड ले लेते हैं। तो देख तो एक py ऐसा है, दूसरा py वैसा है, तो ये जो ओवरलैपिंग करेगा तो ये भी तो पाई बनाएगा, क्योंकि ये भी तो पैरेलल ओवरलैपिंग है। हाँ सर। हाँ ये भी सर। देखो बन गया, ये पाई y पाई हाँ बनाया। सर। अब और z को देखते हैं। तो z देख तो ऐसा है z और z लीनियर है। ऐसा है, तो जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा? लीनियर सिग्मा। 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 सिग्मा बना दिया। अब समझ में आया कैसे z सिग्मा बनाया? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ सर। अब एक कंसेप्चुअल बात सुनो। नियम के मुताबिक कौन सा एक्सिस न्यूक्लियर एक्सिस? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मान लो एक्स एक्सिस न्यूक्लियर एक्सिस है, मान लो, हाँ और सर। आपसे कहा कि px के साथ px का ओवरलैपिंग कराओ, 2px के साथ 2px। अभी px ले लेते, तू छोड़ दा। हाँ सर। py के साथ py का ओवरलैपिंग कराओ और pz के साथ pz का ओवरलैपिंग कराओ। तब आप बोलेगे सर यहाँ पर सिग्मा बनेगा, यहाँ पाई बनेगा और यहाँ पाई बनेगा। बोलो। इसका मतलब सिग्मा कौन बनाएगा? न्यूक्लियर एक्सिस। हाँ, न्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियर एक्सिस होगा। तो डिफॉल्ट न्यूक्लियर एक्सिस कौन था हमारा बेटा? जेड Z। एक्सिस। इसलिए लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन को बदल दे, बोले Z को नहीं मानते हम Y को मानेंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है Y को मानेंगे तो Y सिग्मा बना देगा और X और Z पाई बना देगा। हाँ सर। अब धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा, लोग समझ में आया बात? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ इन सर। बातों का आपको ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। सर अब अगर न्यूक्लियर एक्सिस गिवन नहीं होगा तो जेड ही होगा। हाँ, तो उसी को तो डिफॉल्ट कहते हैं ना बेटा। डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा? जब कुछ ना दिया हो तो जो तय है वही मानकर चलेंगे। ठीक है सर। आगे अच्छा बढ़े बेटा सर। लोग। सर हाँ बोल। पर 2px और 2py अगर ओवरलैप करेगा तब क्या बनेगा सर? गजब क्वेश्चन पूछ लिया, मेरा दिल वाला क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था कि सर अगर 2px के साथ 2py होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? जवाब दे। px। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा बेटा, ये आईआईटी में पूछ चुका है। तो चलो जवाब ढूंढते, आओ इसका भी जवाब ढूंढते हैं। बोल समझना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो बोलिए कौन हो गया? पीएक्स हो गया। Yes. और ये कौन हो गया? P- अब अगर दोनों को नजदीक लाएंगे तो एक ऐसा और एक ऐसा, बोलो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा या पाई? सर कोई भी नहीं बनेगा कोई भी सर। नहीं। पाई। यस, आंसर इज नो बॉन्ड कोई फॉर्म। भी नहीं। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, समझ में आया? नो बॉन्ड फॉर्म। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। एक बार फिर से याद दिलाए बेटा, बोल तो।
वीबीटी के मुताबिक कितने तरीके से ओवरलैपिंग पॉसिबल है? 6। नहीं रे, 5। वीबीटी के मुताबिक 2 तरीके से ओवरलैपिंग पॉसिबल है, लीनियर और पैरेलल। हाँ सर। हाँ सर। जो लीनियर होगा वो सिग्मा बनाएगा, जो पैरेलल होगा वो पाई बनाएगा, पाई। है ना? हाँ हाँ सर। सर। और जो लीनियर ओवरलैपिंग होगा वो 180 डिग्री पे ओवरलैपिंग होगा, पैरेलल 0 डिग्री पे ओवरलैपिंग होगा, हाँ सर। हाँ सर। है ना? अब सोच, वापस आ, अब सोच, ये कौन सा एक्सिस है? कौन सा सर? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई Y। एक्सिस। और बोल बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90। 90। 90। यहीं से साबित हो गया कि बॉन्ड या हाँ। तो 180 पे बनेगा या या 0 0 पे बनेगा। बनेगा, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा 90 डिग्री पे, तो नहीं बनेगा। हाँ ठीक है हाँ सर। सर। आया बात समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है बेटा लोग? हाँ हाँ सर। सर। ठीक, आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो अगला पॉइंट। अभी तक जो पढ़े थे वो आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दी, किसके बारे में? एमओ के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का होगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग। उसमें 1s के साथ 1s मिला देंगे तो सिग्मा 1s बनेगा, सिग्मा स्टार 1s बनेगा, एंड सो ऑन। आपको ये चार्ट को याद रखना, ये जो चार्ट बनाया बेटा इसको आपको याद रखना, ये वाला, ये पूरा आपको याद रखना कि किसका ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, किसके ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, किसके ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, किसके ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, और किसके ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, ये डी याद। का नहीं है? हाँ सर डी ऑर्बिटल का? नहीं बेटा, आपका सिलेबस में बस इतने ही तक है और यही तक आपको पढ़ना है। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। ठीक है, अब सुन, ये तो होगी। अब एग्जाम में देख क्या क्या पूछेगा। अब आप लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को सजाने का पढ़ाई किए थे, जिसका नाम था, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन। यही था ना? हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और एक हाँ। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके लिए आपको 4 रूल पढ़ाए थे। बोर-ब्यूरी, हॉफबॉक, पाउली, होन्स। हाँ सर। क्या याद है बेटा? हाँ सर। तो चलो एक बार बात कर लेते हैं। बोलो हॉफबॉक क्या बोलता है? यही चीज समझाते हैं बेटा लोग, समझ। ये 9-10 का पढ़ाई नहीं है। सोच तो, 2 चैप्टर पहले का पढ़ाई का जरूरत आप पड़ गया, आगे ऐसी होगा। अगर अब भी आप लोग उसी पैटर्न पे जी रहे कि सर जब एग्जाम होगा तब पढ़ने बैठेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करके रखोगे तो बेटा बुरी तरह फंसोगे। देखो फंस गया, बुरी तरह फंसोगे बेटा। समझा रहे हैं, हर क्लास में समझाते हैं, जितनी जल्दी समझोगे आपके लिए बेहतर होगा। सर ये अभी भी और ज्यादा देर नहीं हुआ है, समझ बेटा लोग, बहुत ज्यादा अभी हम लोग सिलेबस में आगे नहीं बढ़े हैं। वरना यकीन मान, एक रात उठेगा तुम्हारा नींद टूटेगा, अरे इतना सारा पढ़ना है, चलो बैठ के शुरू करते हैं पढ़ाई, आज से पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन जैसी बुक खोलेगा दिमाग घूम जाएगा, अरे इतना पढ़ना है, हिम्मत टूट जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा, 9-10 का पढ़ाई नहीं है, बार बार आगाह कर रहे हैं। 9-10 और 11-12 के बीच में बड़ा खाई है, आप उस खाई में डूबते जा रहे हो, निकल नहीं पाए अभी तक। डे 1 से समझाते आ रहे बेटा कि खाई है, निकलो इससे, और आप लोग अभी उसी स्टाइल में जी रहे हैं। रात के एग्जाम का 2 रात जागेंगे, पहले गर्दा उड़ा करके मार्क्स उठा लो। ये बेटा 9-10 तक चलेगा, 11-12 में नहीं हो पाएगा बेटा, समझ। तो चलो एक बार बता देते फिर से। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां डालेंगे जहां एनर्जी कम। पाउली ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन में क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। याद आ रहा है? हाँ सर। अब याद आ रहा बे, हाँ जब बोलेंगे तब। अब आगे देखो, हुंस क्या बोलता है, तो तुम बोलेगा सर हुंस, तो हुंस एक बोलते ही मेरे दिमाग में पहले ये वर्ड आएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। हाँ याद है ना, सब बात किए थे।
हाँ सर हाँ। बिना डीजेनरेट ऑर्बिटल का हुंस का बात नहीं कर एक सकते, एक और करके हुंस का डालो मतलब सर। डीजेनरेट, और डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या बताते हैं, एनर्जी सेम होगा, ओरिएंटेशन अलग होगा। हाँ सर। देखिए आपके पास वीडियो, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बेटा। उसके बाद हुंस क्या बोला था, हुंस बोला था जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे एक एक करके भरेंगे, एक एक करके और भरेंगे। जब हो जाएगा तब वापस आके पेयरिंग कर, याद है इस तरीके का? हाँ सर ये वाला याद है। याद आया? हाँ सर अब याद आ गया सर। हाँ, अब याद आया। बहुत अच्छा बेटा, तो गजनी हो गया रे। तो सुन, हम लोग पढ़े थे एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना? अब थोड़ा लॉजिक पे बात कर। ये एक एटम है और ये एक एटम है, दोनों मिलकर के क्या बना देगा, एक मॉलिक्यूल बना देगा। हाँ सर। हाँ सर। इसी लॉजिक को अप्लाई कर, एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा, हाँ सर। है ना? यस सर। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका मतलब है कि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ हाँ सर। और उस इलेक्ट्रॉन का सजावट का नाम होगा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ यस सर। सर। आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका नाम क्या दिया गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन। ठीक है? हाँ सर। और जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन पढ़ने बैठोगे तो आपको ये तीनों लॉ फॉलो करना होगा, ऑफ-बॉर रूल, वुंड्स रूल, पाउली रूल, ये तीनों ही यहाँ फॉलो करना होगा। कौन बात चला गया? बोर्ड-ब्यूरी। और बुलबुली। लेकिन बाकी तीनों यहाँ फॉलो होगा। ठीक है? तो हाँ ऑफ-बॉर क्या कहता है, एक बार फिर से बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वहां देंगे जहां पर एनर्जी कम हो। कम हो। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम लोग पढ़ने बैठे थे तब एक सवाल उठा था कि सर हम लोग को कैसे पता चलेगा एनर्जी किसका कम है किसका ज्यादा है, तो वहां पे एक रूल पढ़ाए थे, N+L रूल। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सब फंसा है, देखो सबका बोलती बंद है। बेटा इससे सीख ले, अपने आप को तैयार करके, अरे हम लोग कितना बड़ा गलती करे, कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, चौथा चैप्टर चल रहा है, ज्यादा आगे नहीं गए बेटा। एक बार ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे पीछे मुड़ नहीं पाओगे, अभी भी मौका है, अपने आप को कवर अप कर लो जल्दी से। अभी स्कूल प्रॉपर्ली खुला नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं है, एक बार खुलने दो बेटा, फिर देखना, फिर समझ में आएगा कि सर कितना बड़ा गलती किए, पूरा टाइम बचा हुआ था, यूटिलाइज नहीं किया, तो टाइम नहीं मिल रहा है। आएगा बेटा एक दिन, मेरा ये सारा बात याद आएगा, तब पछताओगे, सिवाय पछताने का कुछ हाथ में नहीं होगा, क्योंकि तब तक वक्त निकल चुका होगा। संभालो अपने आप को, संभलो खुद, जितना जल्दी संभल सकते हो बेटा। आओ आगे बात करते हैं। तो वहां पर बात की थी N+L रूल, यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं, इस मामले में N+L रूल नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंट से आपको एनर्जी का ऑर्डर बना करके दे दिया, आपको ये रखना है। ठीक है? एक्सपेरिमेंट से क्या दे दिया गया बेटा, आपको एनर्जी का ऑर्डर दे दिया गया है। अब एनर्जी ऑर्डर देखो क्या है। अब एनर्जी ऑर्डर में भी आपको याद रखना है कि ये एनर्जी ऑर्डर जो आपको हम दे रहे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लेकर के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक का पढ़ाई होगा, है ना? ये देखो, हाइड्रोजन है, उसके बाद कौन आता है, हीलियम, फिर लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, नियॉन। नियॉन। आपका पढ़ाई बस इतना ही है। यहाँ पर क्या पढ़ना आपको, आपको ये सब पढ़ना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये सबको टू कर दो, सब टू, इसको पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर कहां से कहां तक का नियम दिया गया बेटा, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ तक का रूल क्या है, हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक। समझ में आ रहा है कहां तक पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? हाँ सर। और इसके लिए एनर्जी ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ जगह नहीं होगा, यहाँ नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हम लोग एक नंबर एनर्जी ऑर्डर पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? एनर्जी ऑर्डर पढ़ रहे हैं, और एनर्जी ऑर्डर किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, कहां से कहां तक का पढ़ रहे हैं, H2 to हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लेकर के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तक। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ सर। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो, आपको ये ऑर्डर याद रखना, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s का, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s का, फिर सिग्मा 2s का, फिर सिग्मा सिग्मा स्टार 2s का, फिर 2p पाई 2 px और पाई 2 py, इन दोनों का एनर्जी इक्वल पाया गया। फिर सिग्मा 2 pz का, फिर पाई स्टार 2 px
और पाई स्टार 2py सेम पाया गया, और सबसे आखिरी में सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा ये 2 आपको pz। याद है, हाँ सर ठीक है। ठीक है, ये रटना है। हाँ ठीक है सर। अब इस ऑर्डर में एक और चीज हम लोग ध्यान देंगे, उस पर ध्यान दें। सबसे कम एनर्जी बात कर जाए फटाफट। सिग्मा 1 है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1 है, उसके बाद सिग्मा 2s। 2s उसके बाद सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 2s। 2s उसके बाद पाई पाई 2px टू पाई एक्स इज इक्वल 2py। टू पाई 2py। तो इसका मतलब हम आप लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इन दोनों का एनर्जी सेम है। हाँ हाँ सर। हाँ सर क्या दोनों का ओरिएंटेशन सेम है? नो सर। नहीं, तो इन दोनों का एनर्जी सेम हो गया, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गया, मतलब दोनों अलग है। हाँ सर। बोल रहे, समझा कि नहीं? हाँ सर। क्या पढ़ाए थे डीजेनरेट ऑर्बिटल का फंडामेंटल, कि बेटा उस और ऑर्बिटल को डीजेनरेट कहेंगे जहां का एनर्जी तो सेम होगा, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, अलग होगा। है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर इस मामले में याद रखना कि 2px और 2py डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है? ठीक है सर। क्या यहाँ पर और कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल का एग्जांपल हमारे पास है? हाँ सर। हाँ सर। सर कौन पाई है? स्टार 2px हाँ इज सर। इक्वल टू पाई स्टार 2py। समझ गया बेटा? हाँ सर। आगे हाँ बढ़े। सर। हाँ हाँ सर। सर। अब देखो, अब फिर से आओ, दूसरा फिर से एनर्जी ऑर्डर। तो अभी तक एनर्जी ऑर्डर बेटा हम लोग किसका पढ़े? हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन सर। अब उसके बाद सुन, O2 का, F2 का और Ne2 का, ये तीन का अलग है। क्या है देख, सिग्मा 1 सबसे कम, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। मिलाओ तो यहाँ तक सेम है, हाँ सर। सेम है। हाँ हाँ सर। हाँ सर अच्छा, इसके बाद क्या था बेटा, यहाँ देख तो, सर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद कौन है? सिग्मा 2pz। सिग्मा 2 pz। बस यहीं पे हेरफेर है। अब देख, इसके बाद आपको यहाँ पे रखना होगा बेटा सिग्मा 2pz, और फिर आ जाएगा पाई 2px पाई 2 इक्वल्स टू px पाई इज इक्वल टू 2py। पाई 2py। अब वापस आ और सोच हुआ क्या यहाँ पे। तो बोलेगा कि सर यहाँ पर इसको उठा करके हम लोग यहाँ कर दिए तो ये इधर चला गया, यही हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर तो बाकी बस वही चेंजेस होगा और बाकी सब कुछ सेम होगा। अब इसके बाद क्या आएगा? पाई स्टार पाई 2px स्टार पाई स्टार 2 px पाई इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। पाई स्टार नहीं, सिग्मा स्टार 2 pz। 2pz। क्लियर है बेटा लोग? हाँ यस सर सर। ये ऑर्डर आपको रट जाना है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, वापस आओ। मान लो आपसे कहा गया कि भाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो देखो अब लिखने का तरीका क्या होगा, उस पर ध्यान देंगे। हाँ बेटा, एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठते हैं हम लोग क्या देखते हैं, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तभी ना उसको बांटेंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो बोल कितना इलेक्ट्रॉन है N2 में? 14। वेरी गुड, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन को लिखना शुरू करें। देख, सिग्मा 1s2। सिग्मा स्टार 1 2। रुको पहले यहाँ तक, रुको पहले रुको, एक एक पॉइंट पे बात कर, ठीक है बेटा? यहाँ तक हाँ हाँ ठीक है हाँ सर। सर। अब देखो कुछ कंसेप्चुअल बात करेंगे, ध्यान देना बेटा, कंसेप्चुअल बात करेंगे। मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन था, 14 में से 2 ही डाले, तो मतलब हम किसको फॉलो किए? 14 में से बोलेगा सर सर हम पाउली को फॉलो किए, अच्छा पाउली हाँ को फॉलो सर, एक किए, ऑर्बिटल में 2 होती है। हाँ सर। है ना? पाउली क्या बोला था, 2 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अब दूसरा सवाल सुन, 14 में से हम सिग्मा 1s को ही दिए पहले, बाकी को पहले नहीं दिए, मतलब हम किसको फॉलो किए? ऑफको को फॉलो किए, हाँ सर। क्योंकि सारे में से सबसे कम लोअर, एनर्जी इसका है, हाँ लोअर एनर्जी को सबसे पहले इसी के पास जाना चाहिए, है ना? हाँ सर। हाँ सर तो मतलब इसको लिखने के दौरान हम यहाँ पे ऑफबा रूल को भी फॉलो किए और पाउली का भी रूल को फॉलो किए। बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ आगे बढ़े तो बोल, हाँ अगला सर। इलेक्ट्रॉन कहाँ ढुकेगा? सर सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 1s2 1s2। अच्छा एक बात बताओ बेटा लोग, जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे
जब हम लोग लिखते थे, मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे हम कहते कि ऑक्सीजन का लिखना है 8 इलेक्ट्रॉन का, तो हम कैसे लिखते थे 1s2 1s2 2s2 2s2 2s4। 2p4। हाँ तो हो वो तो गया। ये लिखने का टाइम में कॉमा, फुल स्टॉप, लेस देन, ग्रेटर देन सिंबल इस्तेमाल करते थे। नहीं नो सर। सर। नहीं सर। यहाँ पे भी वही होगा, कोई ठीक है ना, एक के बाद एक लिखते चले जाएंगे, कोई ये लेस देन ग्रेटर देन ये तो हम याद रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा फॉलो नहीं होगा। समझ में आ रहा है किन किन बातों का ध्यान रखना बेटा? हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़े हाँ तो सर। बोल अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सर सर सिग्मा सर 2s2। सिग्मा 2 सिग्मा 2s2। 2s2। पढ़ पढ़ ना, पढ़ते पढ़ते हाँ प्रैक्टिस होता सर। है, बोलते बोलते बात करना। फिर अगला कौन होगा? सिग्मा स्टार 2s2। टू। यस सर। क्लियर है? चल रहा, सही चल रहा हाँ गाड़ी? सर। हाँ सर। हाँ सर। कितना अब इलेक्ट्रॉन कितना भर चुके भरेंगे? हैं? सर 8। 8। अब बोल अगला कहाँ जाएगा? सर पाई 2px 2 कितना इलेक्ट्रॉन? 2। सर 1 3। 1। वो एक एक जाएगा सर दोनों में। डीजेनरेट है तो। भूल गया बे, डीजेनेरेट और ऑर्बिटल में डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होता है। ये है नतीजा बेटा नहीं पढ़ने का तुम लोग का। अगर डीजेनेरेट और ऑर्बिटल में ढुके ना, देख तो कहां ढुक गए हम लोग। हाँ सर। सर तो एक एक जैसे करके दे। डीजेनेरेट में ढुके, किसका रूल फॉलो होगा? हुन्स का। हाँ सर। हुन क्या बोला था? डायरेक्ट पेयरिंग करेगा। नहीं सर एक एक करके देना। एक गधा लोग, ढक्कन, बेवकूफ, उल्लू पाजी। अब अगला क्या लिखेंगे बेटा? पाई 2 पाई 2p y 1। 1। अब आके बोलेंगे 2p। बात कर, सवाल रख अपना, जो भी दिमाग। ठीक है सर। वापस आके पेयरिंग किया ना, हाँ सर। तुम बोल सकते सर क्या फर्क पड़ेगा, बात तो वही पड़ा। नहीं सर किसी में कम रहेगा तो सर पहले कम हाँ, कर। कहीं और जाओगे तो फंस जाओगे बेटा, यहाँ तो काम बन गया बेटा। बोल कितना इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम लोग? 12। 12। है ना? अब आ जाओ, तो और कितना बचा? 2। अब दो। आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे? सिग्मा 2p। सिग्मा 2p z2। दैट्स ऑल, हो गया लिखा हुआ। ये आपके स्कूल के एग्जाम में पूछेगा बेटा, ये सवाल पूछता है कि लिख करके दिखाओ। क्लियर है बेटा? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। सर। बहुत बढ़िया। अब आओ एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि आपसे कहा गया O2 मॉलिक्यूल का लिखो, तो बोल कितना इलेक्ट्रॉन? 16। 16। देख भरना शुरू कर रहे हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px1, पाई 2py1, 2 2। बोल कितना हो गया? काउंट कर। 14। तो बोल फिर 1 1 बस। 1। देखिए ये आंसर आएगा। हाँ सर। हाँ सर। सोच तो, अगर हम लोग डायरेक्टली सब में जैसे भर दो करके भरती चले जाते तो क्या ये आंसर गलत हो जाता कि नहीं? सोच तो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। यही है, तो यहाँ बेटा हम लोग हुन्स को फॉलो किया, अगर हुन्स को फॉलो नहीं करते तो गलत हो जाता। इसीलिए बोले बेटा कि हुन्स के, है ना, पिछली बार तो काम चल गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ फंस जाते बेटा आप। ये हैबिट आप में होना चाहिए कि हुन्स के वक्त हमको कैसे लिखना है। क्लियर है बेटा लोग? यहाँ तक आगे बढ़े? हाँ सर। सबका आगे बढ़े बेटा। हाँ हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम में। देखो फंडामेंटल जो पकड़ा दी, ये एप्लीकेशन है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, ये एग्जाम में आएगा। अब अगला टर्म देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो टर्म है बेटा, इस टर्म का नाम है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। ऑर्डर। अब सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर का फंडामेंटल सुन ले क्या है। आज के बाद से कभी भी तेरे पास बॉन्ड ऑर्डर आया, उसका फंडामेंटल याद रखेगा। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो। हाँ क्या चीज? काज কাজ হয়েছে বল না। কমিয়ে দিছে না, ঠিক আছে। একটা কাজ করে ফাইলটা রাখ, আমি আসছি নিচে ক্লাস, এখন ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাসের পর আসছি। হ্যাঁ बोल क्या है फंडामेंटल बेटा?
Number of covalent bond between two atoms. हाँ ये रट जाओ, दो एटम के बीच में जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसी का नाम होगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक बा? जैसे हाँ सर। जैसे अगर मान लो दो एटम है मेरे पास ए और इसके बीच में ये एक बॉन्ड बना, दो एटम है बी और बी, इसके बीच में ये बॉन्ड बना, दो एटम है मेरे पास सी और सी, इसके बीच में ये बना, दो एटम है मेरे पास डी और डी, इसमें बॉन्ड नहीं बना, तो बोल इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना कहलाएगा? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना कहलाएगा? 2। इसका कितना कहलाएगा? 3। तीन। जीरो। 0 आया? बात समझ में आया? हाँ सर। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल हुआ? ये A2 मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? B2। ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? C2। ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? सर कुछ नहीं बनेगा सर। हाँ, नो मॉलिक्यूल। बॉन्डिंग है सर इसलिए। तो इसका bonding मतलब ये होगा कि अगर किसी जगह पर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 आए तो इसका मतलब ये होगा कि दैट मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। बात कर बेटा। हाँ सर समझ गए। समझ गया ना? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब सुन, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला है NB माइनस Na/2। ये रट जाओ। ठीक है, क्या है फॉर्मूला बेटा? MB माइनस Na/2। 2। अब NB का मतलब क्या होता है? NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ सर। चलिए दोबारा समझाते, वापस यहाँ देखो। अगर आपसे कहा जाए कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर पता करो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? NB माइनस Na/2 है। हाँ सर। बोल, ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग होगा तो स्टार मार्क से पहचान लेंगे, है ना? हाँ सर। 4 होगा। तो बोल, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 10। 10। तो 10 बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन का 4। वैल्यू क्या? 10। एंटी माइनस बॉन्डिंग 4। कितना दिखा? 4। 4/2। आंसर? 3। इसका मतलब नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होने का मतलब क्या होगा कि ये जो भी नाइट्रोजन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, और उम्मीद करते ही आपको पता होना चाहिए कि दो नाइट्रोजन के बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखो तो मैच कर हाँ रहा है। सर। यस सर। आ रहा, समझ में आ रहा? हाँ चलो एक सर। और बार प्रैक्टिस करते। बोल तो बेटा, बिना कैलकुलेशन का बॉल O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? बिना कैलकुलेशन का बॉल 2। 2। वेरी गुड। क्यों? डबल बॉन्ड बनाता है। ये है ना? हाँ सर। अब चलो इसको फॉर्मूला से चेक करते, 2 आता है कि बॉन्ड ऑर्डर फॉलो करना बेटा। बोल, बॉन्डिंग 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 बॉन्डिंग। बोल, बॉन्डिंग कितना हुआ? 10 हुआ। 10। एंटी बॉन्डिंग काउंट कर। 6 भाई। 2 2। बोलो, क्लियर है? मैच कर रहा है? सर। क्या आप लोगों को समझ में आया तरीका? हाँ सर। हाँ सर। चलिए ये स्क्रीन यहीं पर है बेटा, और आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं। आप Ne2 मॉलिक्यूल का एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर दिखाओ कितना होगा। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे बेटा, लगो तो। Ne2 माने कितना इलेक्ट्रॉन? 20। 20। और Ne2 में कौन सा फॉलो करेंगे? यही वाला फॉलो करेंगे ना बेटा? हाँ सर। तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उठाओ पेन पेपर, एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखो और लिखने के बाद बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ये एनर्जी ऑर्डर किसका है बेटा? कहां से कहां तक का है? H2 to N2। अगर आपसे हम बोलेंगे He2 तो बोल कितना इलेक्ट्रॉन? 4। 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? बोल, सिग्मा 1s2। सिग्मा स्टार 1s2। सर तो 2 - 2 होगा, बॉन्ड ऑर्डर बाय अब अगर 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2 - 2/2 0।
इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख तो मैच कर रहा सब कंसेप्ट, अब समझ में आ रहा बात? हाँ सर। ये सब बेटा स्कूल एग्जाम में पूछता है कि व्हाई H2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। बड़ा सिंपल सा आंसर, आप H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बोलो सिंस द बॉन्ड ऑर्डर इज 0 हेंस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो और क्या सवाल यहाँ पूछेगा। अब एक सवाल और पूछेगा कि N2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ये सब भी पढ़ाए थे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। है कोई बेटा जो याद दिलाएगा कि हाँ सर पैरामैग्नेटिक का मतलब ये बताया था, डाया का मतलब ये? कोई भी बेटा बेटी कोशिश करो, देखो याद है, बोलो। फिर फंसा बेटा, सोचो क्या किस हाल में आप लोग हो और किस उम्मीद से आप सपना देख रहे हो कि सर हम डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। इसी से बेटा सोच के देखो, अपने आप से पूछो अंदर से जवाब क्या आता है, देखो। गलत जा रहे हैं बेटा आप लोग, गलत जा रहे हैं। चलो फिर से बता दे रहे हैं। पैरा उसको कहेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और डाया उसको कहेंगे जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब अनपेयर्ड नहीं होगा। चेक कर, पेयर्ड है, हाँ पेयर्ड सर, है, पेड़ है। पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक। आओ फिर से बताओ, O2 मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? पैरा। क्यों? बोले सर ये देखिए पैरा। दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा, हाँ सर। पैरामैग्नेटिक। बोलो बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ। साथ में आप लोग एक चीज और भी पढ़ाए थे, चलो अगले पेज में लिखे। अच्छा यहाँ तक बॉन्ड ऑर्डर हो गया, पहले बॉन्ड ऑर्डर देखो। हाँ सर। अब बॉन्ड ऑर्डर का कुछ और एप्लीकेशन बता रहे, सुन लो। अब एप्लीकेशन सुनो, ये तो निकालने का तरीका हो गया। अब सुनो, अगर किसी कैलकुलेशन में बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है या नेगेटिव आता है, इसका मतलब हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहेंगे। आया समझ में बात? हाँ हाँ सर। सर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, ये पॉसिबल है। अगला पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब हाँ किसी सर। भी दो एटम के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड बनेगा ही नहीं। हाँ सर। समझे बात? हाँ अब सर। अगला दो और ज्यादा वाइटल है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो। अब इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी लिखा है, यहाँ तक का बात क्लियर करो। हाँ सर। ठीक है, और इसको ऐसे भी याद रखना कि बॉन्ड एनर्जी, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी हम लोग ज्यादा मान या। के चलो। हाँ समझे सर। बात? हाँ सर। इसका मतलब अगर आपसे पूछेंगे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन है, नाइट्रोजन। और आपको हाँ। पता है कि नाइट्रोजन का स्टेबल होने की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम, क्या सर? नाइट्रोजन का स्टेबल जो है, नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल है, हाँ सर। मोर स्टेबल है। तो नाइट्रोजन का ज्यादा स्टेबल होने की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा, पता है आप लोगों को? सब चुप, बोला कैसे? चलो बता देते कैसे। अब ये बताओ कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है, इसका मतलब उसका रिएक्ट करने का ताकत कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। कम है ना? और हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिसमें जी रहे हैं एयर में, उसमें ये दोनों ही मौजूद है। हाँ सर। अब अगर ये स्टेबल ज्यादा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अगर रिएक्ट कर जाता तो ऑक्सीजन का सारा क्या होता, नाइट्रोजन के साथ चला जाता। हाँ सर। तो बोल एयर में अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाता तो लाइफ खत्म हो जाता, लाइफ खत्म हो जाता तो तेरा प्रॉब्लम ही नहीं होता। लाइफ है तो प्रॉब्लम है, वो साबित हुआ कि नहीं? समझे हाँ बात? सर। समझे बात? हाँ सर। वैसे नाइट्रोजन गैस के बारे में एक और चीज बताना चाहेंगे लाफिंग गैस। ना, बाय नेचर इट इज इनर्ट गैस। वैसे इनर्ट गैस तो हम लोग किसको बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, लेकिन नाइट्रोजन भी इनर्ट के नेचर में आता है। ये इनर्ट का नेचर होने का मतलब क्या हुआ, रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाईली स्टेबल।
हाईली स्टेबल। है ना? समझ में आ रहा हाँ। बात यहाँ तक बेटा? समझे आप लोग बात? हाँ सर। क्लियर है? आगे बढ़े? सर लाफिंग गैस यही है ना? नहीं बे, लाफिंग गैस दूसरा होता है। सर स्कूल वाला सर बोले थे, भूल गया। आधा अधूरा पढ़ के आता है। देख, लाफिंग गैस ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अच्छा, हाँ सर वही हमको ध्यान था सर, एंटो से कुछ। N2O को लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है ना? हाँ सर सर। क्वेश्चन था। हाँ, बोलो, कुछ बोलना है, बोलो। सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। कहाँ 4 बॉन्ड बनाता है बेटा? चलो देख लेते हैं। रखो अपना सवाल, कोई भी एक मॉलिक्यूल का नाम बोलो। CH4। CH4। आ जाओ बात करते हैं। CH4 स्ट्रक्चर देखो। क्या यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बनाया? तो सर क्या यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बनाया? हाँ सर। ठीक है। नहीं नहीं नहीं। नहीं देखो, सर। इसी को फंडामेंटल कहते हैं। वापस आओ, देखो हम होगा। समझे, कोई बात नहीं। इसीलिए तो कहते हैं बेटा, क्लास में सवाल पूछना सीखो। सवाल पूछोगे तो बहुत कुछ आएगा। एक बार फिर से फंडामेंटल को पढ़ो। बॉन्ड ऑर्डर का फंडामेंटल क्या कहता है? सर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट बिटवीन टू एटम्स। बिटवीन 2 2 एटम। आ जाओ, वापस आओ। बोलो, ये 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड बना? सिंगल। एक बना। कहाँ 4 दिखा बेटा आपको? इस 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड बना? एक। एक। इस 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड बना? एक। इसके बीच में कितना बॉन्ड बना? तो 4 कहाँ हुआ बेटा? इसको तो एक ही माना जाएगा। यानी अगर आपसे हाँ। पूछा जाए कि CH4 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आंसर है 1। सर सीटे बोलते जाओ, होता है सर कभी? कौन? C2 C2 बिल्कुल होता है। C2 देख लो, C2 पे भी बात कर लेते हैं। बोल, C2 का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 सर। 12 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा सिग्मा 1 स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, S2 सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 2s2, है ना? 2 अब इसके बाद पाई में चले जाएंगे। पाई 2px1, 5px1 पाई 5px 2py1। देख तो हो गया 12? नहीं हुआ? नहीं सर, दो कर दीजिए, हो जाएगा। देना पड़ेगा। नहीं हुआ ना? यहाँ 2, यहाँ 2, कितना हाँ। हो गया? 12। 12 हुआ। अब हाँ इसका सर। बॉन्ड ऑर्डर निकाल। तो बोल, बॉन्डिंग 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 8 बॉन्डिंग 8। 8 -4 2 2। इसका तो 0 नहीं आया, इसका मतलब C2 होता है। हाँ समझे बेटा लोग? हाँ सर। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ हाँ। सर। सुनो, अब क्या करना आप लोगों को, ये देखो। अब एक और केस देखो। मान लो आपसे कहा गया O2, आपसे कहा गया O2 प्लस, आपसे कहा गया O2 माइनस, आपसे कहा गया O2 2 माइनस। 4 दिए बेटा, देख ले। हाँ सर। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि इन चारों को सजाओ, अरेंज करो। किसको ऑर्डर में सर? बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। या यही सवाल को पूछ लेगा, इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से सजाओ। तो जैसे ही बॉन्ड लेंथ के हिसाब से सजाने को कहेगा, बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से सजाने को कहेगा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ओ इसका मतलब अगर इसको हमको सजाना है, इस रूल के हिसाब से फॉलो करो। बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। मतलब अगर बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से सजाना है या बॉन्ड लेंथ के हिसाब से सजाना है, तो क्या निकालेंगे बेटा हम लोग? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। है ना? निकालेंगे ना बॉन्ड ऑर्डर। हाँ हाँ सर। सर। चलिए बेटा, आप लोग काम पे लग जाइए। ये चारों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाइए। ठीक 1 है सर। नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। और इसके लिए ऑर्डर हम ऊपर लिख दे रहे। सिग्मा 1s जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s होगा, फिर सिग्मा 2s होगा, फिर सिग्मा स्टार 2s होगा, फिर सिग्मा 2pz होगा, फिर पाई 2px होगा, फिर पाई 2py होगा, फिर पाई स्टार 2px होगा, फिर पाई स्टार 2py होगा और सिग्मा स्टार 2pz होगा। ऑर्डर लिख दिया। अगर अभी ऑर्डर नहीं है तो आपको हेल्प के लिए हम ऑर्डर लिख दिए। देखो, निकालो तो बेटा सारे का कंफिगरेशन लिखो और लिख करके सारे का पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो। चलो पॉज कर रहे, बोलिए। तो बोल, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन बेटा। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होगा, 18। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ सर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, 1.5। इसका 1.5 आया होगा, इसका 1 आया होगा। चेक करो ये आया कि नहीं? हाँ सर ठीक है। आया सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर इसको हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से सजाएंगे
तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। हाँ आपसे सर, डिमांड किया गया इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, तो इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ का मतलब छोटा बॉन्ड लेंथ। छोटा से सबसे बड़ा। छोटा बॉन्ड लेंथ उसी का होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, O2 हाँ प्लस सर, O2 प्लस, तो इसका सबसे कम बॉन्ड लेंथ माना जाएगा। उसके O2 बाद बॉन्ड लेंथ इसका आएगा, O2, इसके बाद बॉन्ड लेंथ O2 माइनस, इसका आएगा, O2 उसके बाद इसका आएगा। O2 माइनस, और अगर यही चीज बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से सजाने को कहा जाए तो उल्टा हो जाएगा। O2 माइनस का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा, फिर O2 माइनस का होगा, फिर O2 का होगा, फिर O2 प्लस का होगा। समझ आया आंसर? हाँ सर। हाँ सर, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर, तो सुनो ध्यान से, देखो क्या बोलता है। H2 प्लस, H2 माइनस, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 माइनस, F2, Ne2। इसमें ऐसा करो, उसको बाद दे दो। बाकी सबका एमओ कॉन्फ़िगरेशन ये आपका होमवर्क है बेटा। क्या क्या निकालना सुन लो। सबका एमओ कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, और सबका पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है ये पता करो। आया समझ में होमवर्क बेटा? हाँ सर, अगले क्लास में ये कंप्लीट करके आइए, तब आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक और मेथड सिखाएंगे कि यही क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो 2 सेकंड में कैसे सॉल्व, उसका एक अलग मेथड है। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है बेटा? हाँ सर। तो आज का क्लास यहीं तक रोक रहे हैं। अब डाउट सेशन पे आते हैं। कोई है बेटा जिसको डाउट्स पूछना है? नहीं सर।